हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया 1793 का। तो 1793 के 20 साल बाद 1793 के 20 साल बाद 9 2 11 7 1 8 1813 में, यहाँ भी 20 का बहुत महत्व है। 1793 के 20 साल बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट और आता है। उस चार्टर एक्ट के आने के पीछे का कारण जो है वो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। 1813 से 1858 1813 से 1858 तक जो काल है वो औद्योगिक काल कहलाता है। औद्योगिक काल 1813 से 1858 तक औद्योगिक काल कहलाता है। और जो अगला एक्ट आया है, ब्रिटिश संसद ने जो राजलेख पारित किया वो 1813 में किया। तो उस समय कौन सा काल चल रहा है? औद्योगिक काल। तो औद्योगिक काल चल रहा है और यूरोप में दो महाशक्तियां आपस में लड़ भी रही हैं। एक तो फ्रांस और ब्रिटेन। यूरोप में दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं, एक तो फ्रांस और ब्रिटेन, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। तो ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि फ्रांस के राजा हैं नेपोलियन। फ्रांस के राजा नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था चालू करते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था चालू करते हैं। अब महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या होता है कि ब्रिटेन को नुकसान होता है, यानी कि जो ब्रिटेन का यूरोपीय व्यापारिक मार्ग है, जो ब्रिटेन का यूरोप क्या है? महाद्वीप। यूरोपीय व्यापारिक मार्ग बंद हो जाता है। अठारह सौ 13 से 1858 तक औद्योगिक काल है। जो अगला एक्ट आता है वो 1813 में ही आता है, यानी कि औद्योगिक काल के समय आता है। और उस औद्योगिक काल में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन दो महाशक्तियां लड़ रही हैं। उनके लड़ने का कारण है अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना, जिसमें ब्रिटेन को काफ़ी हानि होती है। और नेपोलियन एक महाद्वीपीय व्यवस्था करते हैं जिससे कि ब्रिटेन का जो यूरोपीय मार्ग है, वो व्यापारिक मार्ग है, वो बंद हो जाता है। तो जो ब्रिटिश व्यापारी है और ब्रिटिश जन है, वो ब्रिटिश सरकार से कहते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसको समाप्त करें। और इसी एकाधिकार को और व्यापार को व्यापक करने के लिए, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए और ब्रिटिश जो व्यापार है, ब्रिटिश व्यापार को सभी जनों के लिए खोलने के लिए जो एक्ट आता है, उस एक्ट को हम कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो जैसे कि आपने पढ़ा, समझा हमने कि व्यापारिक मार्ग को खोल दिया गया। तो इसका जो एम है, पहला कि कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया।
कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जन के लिए व्यापार खोल दिया गया। यानी कि सभी ब्रिटिश जो है अब व्यापार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो मिशनरी है, ईसाई मिशनरी है, जैसे अपने यहाँ धर्मगुरु होते हैं, तो ईसाई धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्म मिशनरी, उनको आज्ञा दी जाती है कि आप जाइए भारत में धर्म का प्रचार कीजिए। ईसाई धर्म मिशनरी को भारत में धर्म के प्रचार की आज्ञा दी जाती है, ईसाई मिशनरियों को। अगला इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भारतीय शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसका जो व्यापार है समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर वार्षिक व्यय करेगी। इसके बाद जो कंपनी है उसके एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन 2 एकाधिकार उसके बने रहे। कंपनी का जो चीन के साथ एवं चाय का व्यापार एकाधिकार बना रहा। कंपनी का चीन के साथ एवं चाय का एकाधिकार व्यापार बना रहा। और हमने आपसे कहा था कि इसमें भी 20 का बहुत महत्व है। तो 20 का ये महत्व है कि कंपनी को भारतीय क्षेत्र से 20 साल तक राजस्व नियंत्रण अधिकार दिया गया। यानी कि कंपनी से कहा गया कि आप 20 साल तक राजस्व नियंत्रण का आपके पास अधिकार है, आप 20 साल तक राजस्व पर नियंत्रण कर सकते हैं भारतीय क्षेत्र पर। इसके बाद क्या होता है, जो कलकत्ता प्लस बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार यदि नियम बनाती है कलकत्ता, बंबई, मद्रास की सरकार यदि नियम बनाती है तो उसके अनुमोदन के लिए उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। बनाती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि बंबई,
कलकत्ता मद्रास की सरकार यदि कोई नियम बनाती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हमने जाना कि कंपनी के लिए के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी के जो चीन और चाय का एकाधिकार का व्यापार बना रहा है, यानी कि चाय है और चीन है उसके साथ कंपनी ही व्यापार करेगी और दूसरे व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी को भारतीय क्षेत्र में 20 साल तक राजस्व नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कलकत्ता बम्बई मद्रास की सरकार यदि नियम बनाती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे इसमें यह भी कहा गया कि कलकत्ता ब्रिटिश सरकार, कलकत्ता बम्बई और मद्रास की जो सरकार है उसे अनुमति लेनी ही लेनी पड़ेगी। और जो कंपनी है, कंपनी नियुक्त करेगी किस किस को? कंपनी अब नियुक्त करेगी गवर्नर को, जो गवर्नर जनरल है गवर्नर जनरल को, गवर्नर को और मुख्य सेनापति को। कंपनी नियुक्त करेगी गवर्नर को, गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति। कंपनी को नियुक्त का अधिकार दे दिया गया कि आप गवर्नर को, गवर्नर जनरल को और मुख्य सेनापति को नियुक्त करें। अगला जो इसमें है वो ये है कि अब सीमित संख्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो सैनिक हैं उनकी संख्या कितनी कर दी? 29,000 सैनिक। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत उनकी संख्या कर दी 29,000। तो ये सब हमने जो है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में अध्ययन किया। वैसे इस एक्ट के 3 ही मुख्य बिंदु हैं। एक तो ईसाई मिशनरी यहाँ आए और उन्होंने अपने धर्म का व्यापार करना चालू कर दिया, अपने धर्म का जो है प्रचार किया और 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर वार्षिक व्यय और चीनी और चाय का एकाधिकार कंपनी के पास अभी भी बना रहा। तो आज हमने इतना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।